ऑपरेशन सफेद सागर हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज रिलीज हुई है, जिस सीरीज में कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित ऑपरेशन सफेद सागर का जिक्र किया गया है। ऑपरेशन सफेद सागर की कहानी को दिखाया गया है और इस कहानी में बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं, जिसमें से एक सवाल ये भी है कि क्या कारगिल युद्ध के दौरान यूएस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से जानबूझकर जीपीएस के डेटा के साथ छेड़छाड़ किया गया था ताकि भारतीय सेना को नुकसान हो सके। तो आज इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। ऑपरेशन सफेद सागर पर बात करेंगे कि इस ऑपरेशन क्या था, इसमें क्या खास बातें जो थी वो हमको देखने को मिली थी, और जीपीएस के सवाल पर भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखें कि जो आपका ऑपरेशन सफेद सागर था, ये ऑपरेशन आखिर था क्या और इस ऑपरेशन के दौरान आपको क्या देखने को मिला था। तो सबसे पहले ऑपरेशन सफेद सागर को समझने से पहले आपको कारगिल वॉर के बारे में बात करनी पड़ेगी। कारगिल वॉर में आखिर हुआ क्या था। कारगिल वॉर के दौरान पाकिस्तान के कुछ घुसपैठी जो थे, पाकिस्तान के सैनिक जो थे, वो घुसपैठियों के भेष में 26 जुलाई 1999 को 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान के जो सैनिक थे उन्होंने भारतीय सेना में, भारतीय जो क्षेत्र है वहां पर प्रवेश कर लिया। जो नियंत्रण रेखा है यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां पर प्रवेश किया, भारतीय हिस्से में जो है प्रवेश करने की कोशिश की। और इन पाकिस्तानी सैनिकों को बाहर खदेड़ने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने जो स्पेशल ऑपरेशन चलाया था, इंडियन एयरफोर्स ने जो स्पेशल ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन को ऑपरेशन सफेद सागर कहा जाता है। ऑपरेशन सफेद सागर कहा जाता है। तो नेटफ्लिक्स सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर ने कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था उसको यहाँ पर जो है रेखांकित किया गया है। इस ऑपरेशन की विशेषताएं अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको मल्टी स्क्वाड्रन जो है पूरा अभियान था। मल्टी स्क्वाड्रन अभियान यानी कि नंबर 17 गोल्डन एरोज सहित आईएफ जो इंडियन एयरफोर्स है, इसकी बहुत सारी स्क्वाड्रन्स जो हैं उन्होंने संयुक्त तौर पर इस पूरे अभियान में हिस्सा लिया था। इसमें रात्रिकालीन बमबारी आपको देखने को मिली थी, यानी कि जो अटैक किए गए थे वो अटैक मुख्य तौर पर आपका रात के समय किए गए थे। और इसके साथ साथ बहुत दुर्गम भूभाग पर, क्योंकि वॉर जो है वो आपका कारगिल के इलाके में हुआ था और कारगिल के बारे में आपको पता है दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्रों में से एक है, तो ये बहुत दुर्गम इलाके में पूरा ऑपरेशन किया गया था। तो ये पूरा ऑपरेशन जो था ये आपका भारतीय वायुसेना की साहस का प्रदर्शन करता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब रात में जब आप ऊंचाई पर इस तरीके का कोई हमला करते हैं, इस तरीके का कोई ऑपरेशन करते हैं, तो वो ऑपरेशन कितनी चुनौतीपूर्ण रहता है उसको यहां पर एक बार हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहां पर अगर आप देखें तो रात में आपका जो रात की रोशनी होती है, रात की जो चांदनी होती है और बादलों का जो जोखिम होता है वो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो रात में पहाड़ जो है वो चांदनी में चमकते थे, लेकिन बादल जो है वो किसी भी क्षण जो है आपका पूरे क्षेत्र को ढक सकते थे, जिसकी वजह से जो आपके एयरफोर्स के पायलट्स थे, एयरफोर्स के जो आपके तमाम ऑफिसर्स थे, उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे इन बादलों से बचते हुए जो दुश्मन भारतीय क्षेत्र में मौजूद है उन दुश्मनों पर अटैक किया जाए और कैसे दुश्मनों को जो है अपने क्षेत्र से बाहर निकाला जाए। इसके अलावा आपका कम ऊंचाई पर सटीक हमला करना यहाँ पर भारत के एक पक्ष में एस्पेक्ट था, क्योंकि यहाँ पर जो हमला किया जा रहा था वो कम ऊंचाई पर हो रहा था। कम ऊंचाई पर क्यों हो रहा था उस पर अभी हम आगे बात करेंगे। जो हमला हो रहा था वो कम ऊंचाई पर हो रहा था, तो कम ऊंचाई पर हमला करना भारतीय जो आपके सैनिक थे उनके लिए फायदेमंद इस वजह से था क्योंकि उनकी जो नजर थी वो अपने दुश्मन के ऊपर डायरेक्टली हुआ करती थी, तो इसकी वजह से हमला करना थोड़ा सा आसान था। तो कुछ चीजें भारतीय सेना के पक्ष में थी, कुछ चीजें भारतीय सेना के विपक्ष में थी। जैसे रात का समय हो गया और जो आपका जो बादल हो गए वो भारतीय सेना के विपक्ष में थे, वो भारतीय सेना के विरोध में काम कर रहे थे। और कम ऊंचाई पर होना भारतीय सेना के लिए एक अच्छी खबर थी। अब कम ऊंचाई पर क्यों थी भारतीय सेना, जो भारतीय जहाज थे वो कम ऊंचाई पर अटैक क्यों कर रहे थे, उसको समझने के लिए बेसिकली यहां पर हमको जो पाकिस्तान से बचाव की जो रणनीति, पाकिस्तान के रडार से बचाव की जो रणनीति थी उसको समझना पड़ेगा। तो इसमें अगर आप देखें पाकिस्तान से के जो आपके हथियार थे, पाकिस्तान के जो रडार था, उस रडार से भारतीय सेना कैसे बची उसको एक बार हम थोड़ा सा समझने की कोशिश अगर आप करें तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका एलओसी पर पहाड़ियां हैं, जो आपका लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों के पार पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वहां पर पाकिस्तान की सेना की तरफ से कुछ रडार स्थापित किए गए थे। तो सबसे पहले इन रडार से बचना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो होता क्या था, हमारी जो एलिंट है, एलिंट यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस यूनिट, तो भारतीय सेना की जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस यूनिट है उसके द्वारा सबसे पहले पाकिस्तानी सेना के जो रडार थे उनकी सटीक लोकेशन का पता लगाया जाता था कि पहाड़ी के पार कहां पर पाकिस्तानी सेना के जो आपके रडार हैं वो मौजूद हैं। तो सबसे पहले रडार की लोकेशन पता लगाई जाती थी। उसके बाद जब एक बार रडार की लोकेशन हमारे पास आ जाती थी तो आपका जो वेस्टर्न एयर कमांड है
उसके बिना वेस्टर्न एयर कमांड ने बिना किसी जीआईएस के, बिना किसी आपका सॉफ्टवेयर के, रडार के पहाड़ को हर 5 डिग्री पर मैप करके पायलट को रास्ता बताया। यानी कि एक 3D मैप जो है, जब उनके पास आपका रडार आ गया तो रडार का एक 3D मैप इस तरीके का तैयार किया गया कि कहां पर रडार मौजूद है, उसका जो आपका पूरा जो रेंज है वो कहां पर है, तो रडार की रेंज यहां पर पता लगाई गई। उसके बाद आपका जो क्रेस्ट लाइन है, क्रेस्ट लाइन यानी कि ये जो नीचे वाली लाइन है, जो आपके जहाज थे, भारतीय सेना द्वारा जो जहाज थे वो इस क्रेस्ट लाइन के नीचे उड़ाए जा रहे थे। यानी कि आपका जो जमीन है, जमीन के बहुत करीब जहाज जो हैं वो उड़ाए जा रहे थे, ताकि जो आपका रडार की रेंज है उस रेंज से बचा जा सके। रडार की रेंज से बचने के लिए जो जहाज है वो क्रेस्ट लाइन के, इस लाइन को क्या कहा जाता है, इस लाइन को क्रेस्ट लाइन कहा जाता है। क्रेस्ट लाइन के नीचे जहाज को उड़ाया जा रहा था, इसीलिए जहाज बहुत निचली ऊंचाई पर उड़ रहे थे। और ये सेना के लिए एक फायदेमंद बात भी थी, लेकिन नुकसान इस बात का था कि वहां पर बादल बहुत मौजूद थे और इन बादलों से निपटना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ऑपरेशन सफेद सागर के बारे में याद रखना है कि किन मुश्किलों से निकलते हुए, किन चुनौतियों का सामना करते हुए भारतीय वायुसेना की तरफ से ऑपरेशन सफेद सागर को कंडक्ट किया गया था। तो ये हमने देखा कौन कौन सी मुश्किलें थी, कौन कौन सी चुनौतियां थी, और क्या क्या तकनीकी इनोवेशन जो है वो यहां पर आपको देखने को मिला था। तकनीकी इनोवेशन यहां पर आपके 3D मैप तैयार किए गए थे, किस तरीके से रडार से बचने के लिए स्ट्रैटेजी तैयार की गई थी, वो सारे पॉइंट यहां पर हमने देख लिए हैं। अब हम आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर कि क्या क्या कारगिल वॉर के दौरान यूएसए की तरफ से जो जीपीएस प्रणाली है उसके साथ मैनिपुलेशन किया गया था, क्या उसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई थी। तो इसको लेकर के आपको बहुत सारे एस्पेक्ट देखने को मिले थे। दरअसल हुआ क्या था कि यूएसए ने डेटा बंद नहीं किया था, बल्कि जो डेटा दिया गया था उसमें थोड़ी सी छेड़छाड़, उसमें गलत आंकड़े जो हैं वो यहां पर आपको देखने को मिले थे। तो अब सवाल उठता है कि क्या यूएसए ने ये जानबूझकर किया था। बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं यूएसए की तरफ से ये जानबूझकर किया गया था, जबकि कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि यूएसए ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, बल्कि यूएसए का उस समय का जो सिस्टम था उस सिस्टम में ही फॉल्ट मौजूद था। तो ये जो फॉल्ट है इसमें इसमें आपका जो एयर मार्शल है, पूर्व चीफ एयर मार्शल है, उनका एक बयान यहां पर दिया गया है, जिस बयान में हमारे पूर्व चीफ एयर मार्शल की तरफ से कहा गया था कि वो ऐसा नहीं मानते हैं कि अमेरिका की तरफ से भारत को जानबूझकर गलत डेटा दिया गया, बल्कि उस समय का जो सिस्टम था उस सिस्टम में ही कुछ गड़बड़ी मौजूद थी। जैसे वहां पर उस समय कॉन्सेप्ट चलता था जिसको कहा जाता था सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी, जिसको कहा जाता था सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी। तो दरअसल होता क्या था कि उस समय आपका 2 मई 2000 से पहले जितने भी जीपीएस सिस्टम इस्तेमाल होते थे, खासतौर पर आपका जो भी नागरिक जीपीएस सिस्टम इस्तेमाल होते थे, चाहे वो आपका भारत में इस्तेमाल हो रहा हो, चाहे वो आपका दुनिया के किसी भी क्षेत्र में इस्तेमाल हो रहा हो, उस नागरिक जीपीएस सिस्टम में जानबूझकर एक गड़बड़ी डाली गई थी। 100 मीटर के डेटा की एक गड़बड़ी जो है वो उस सिस्टम में जानबूझकर डाली गई थी। अमेरिका दरअसल ये चाहता था, केवल भारत को रोकने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के कहीं भी आप जीपीएस इस्तेमाल करते उस समय तो आपको यही गड़बड़ी देखने को मिलती। 100 मीटर की त्रुटि जो है, 100 मीटर का एरर जो है वो उसमें डाला गया था। यानी कि जो भी आपका जीपीएस का डेटा था वो 100 मीटर के दायरे में सही होता था, 100 मीटर के आसपास वो कहीं भी हो सकता था। तो 100 मीटर्स का एक बायस जो है, एक एरर जो है वो आपको उस समय देखने को मिलता था, जिसको सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी कहा जाता था। इसको 2 मई 2000 के बाद ठीक कर दिया गया, लेकिन उससे पहले ये एरर आपको देखने को मिलता था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा। तो इसमें अगर आप देखें इसको थोड़ा सा और अगर आप समझने की कोशिश करें तो यहां पर 2 मई 2000 से पहले आपका नागरिक उपयोग के लिए उपलब्ध जीपीएस सिग्नल में जानबूझकर एक इंड्यूस्ड एरर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। 100 मीटर की अशुद्धि, इसे सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी कहा जाता था। इसके कारण पूरे विश्व में यहां पर खास तौर पर आपको याद रखना, ये केवल भारत में नहीं होता था, ये पूरे विश्व में होता था। पूरे विश्व में जीपीएस लोकेशन लगभग 100 मीटर तक गलत होती थी और ये सिस्टम का हिस्सा था, ना कि कोई छेड़छाड़ किया गया था। यानी कि यहां पर अमेरिका ने जानबूझकर भारत को गलत डेटा नहीं दिया था, बल्कि अमेरिका के सिस्टम में ही उस समय ये गलती इंट्रोड्यूस की गई थी। ये गलती पहले से ही अमेरिका के सिस्टम में मौजूद थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो 100 मीटर का एक एरर दायरा जो है वो हमेशा यहां पर बना रहता था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जीपीएस के बारे में याद रखना है। तो उस समय जीपीएस को लेकर के जो भ्रम हुआ था वो यहां पर हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या अमेरिका ने ये जानबूझकर किया था? क्या जानबूझकर भारत को गलत डेटा दिया गया था? क्या अमेरिका चाह करके भारत को सही डेटा दे सकता था? ये तमाम आपके बहुत क्लासिफाइड क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हमको नहीं पता है। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति क्या चाहते थे ये किसी को भी नहीं पता है। लेकिन जो चीजें आपका पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं वो चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अंत में आपके लिए अगर देखें यहां पर आपका निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि ओवरऑल ये जो ऑपरेशन सफेद सागर भारतीय सेना की तरफ से कंडक्ट किया गया था, पाकिस्तान की सेना ने जो घुसपैठ किया था भारतीय क्षेत्र में, उस घुसपैठ को समाप्त करने में
इंडियन एयरफोर्स की एक इंपॉर्टेंट भूमिका थी। इंडियन एयरफोर्स ने अपनी पावर, अपनी शक्ति को, अपने स्ट्रेंथ को बहुत बेहतर तरीके से यहां पर आपका दुनिया के सामने पेश किया था। रात्रिकालीन कम ऊंचाई हमलों पर सटीक रडार को चकमा देना की रणनीति जो है वो एक बहुत इनोवेटिव स्ट्रेटजी थी। वो बहुत एक आप कह सकते हैं कि नवीनतम रणनीति जो है वो भारतीय सेना की तरफ से अपनाई गई थी। और जाहिर तौर पर इस पूरे युद्ध के दौरान आपका जो बलिदान भारतीय सैनिकों की तरफ से दिया गया, उस बलिदान और उस साहस को हमेशा भारत याद रखेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर इस पूरे टॉपिक में डिस्कस कर लिया है। अंत में आपके लिए करंट अफेयर का एक सवाल है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी का संदर्भ निम्नलिखित में से किससे है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, पाकिस्तानी रडार द्वारा भारतीय विमानों को भ्रमित करने के लिए भेजा गया एक सिग्नल। ऑप्शन बी, 2 मई 2000 से पहले नागरिक जीपीएस सिग्नल में जानबूझकर शामिल की गई एक त्रुटि। ऑप्शन सी, कारगिल की ऊंची चोटियों पर बादलों के कारण चंद्रमा की रोशनी का कम होना। ऑप्शन डी, भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानचित्रों के बीच का अंतर। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहां पर इनमें से सही जवाब क्या होने वाला है। तो इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं वो पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।